तो आज आपके सामने है प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा, 86 है ना, 86वां प्रश्न। प्रश्न है प्रैक्टिस पेपर है ना। और जीएस का तो हो गया है। और कैसे कैसे बन रहे हैं जीएस में नंबर, ठीक ठाक बन रहे हैं? आ रहे हैं ना नंबर, ये नहीं आ रहे? ये जीएस ऐसे हो गया। हाँ, टफ था इस बार जीएस का। नहीं, टफ तो नहीं था, ठीक ठाक था। ठीक है। हाँ, और उत्तराखंड कैसे थी? उत्तराखंड ठीक ठाक। उत्तराखंड हमेशा ठीक ही रहती है ना। बस डिपेंड करता है कि कभी थोड़ा बहुत, थोड़ा सा। पर वैसे उत्तराखंड इसलिए भी थोड़ा ठीक ठाक लग जाती है क्योंकि हम जनरली बहुत ज्यादा समय उत्तराखंड में भी देते हैं। तो हमें पता है भाई इससे ज्यादा वेटेज है, इसलिए समय ज्यादा देते हैं। ठीक है। पर चलो, मेन बात होती है भाई कि आप कहाँ से किस तरीके से कितना इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। अगर इंप्रूवमेंट हो रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है। और अगर नहीं हो रहा है तो फिर क्या है, विश्लेषण करने, बुरी बात भी नहीं, विश्लेषण करने का समय है कि अगर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है ना, और नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे। ठीक है। तो चलो, ये तो खैर धीरे धीरे जब आप पेपर देते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे एक एक चीज खुद ही समझ में आ जाएगी। चलिए जी, तो उत्तराखंड के सेक्शन पे चलते हैं और पहला प्रश्न है हमारे पास और एक करंट अफेयर से संबंधित है। किस जनपद में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की तर्ज पर प्रदेश की पहली नेशनल कैडेट कोर प्रशिक्षण स्थापित की जा रही है? बताओ। तो कहाँ पे की जा रही है? हाँ, कौन सा है, क्या अल्मोड़ा में की जा रही है पौड़ी गढ़वाल में, या उत्तरकाशी में, या चमोली में? तो कहाँ पे की जा रही है? तो की जा रही है पौड़ी गढ़वाल में। कहाँ पे की जा रही है? पौड़ी गढ़वाल में की जा रही है। जैसे हमारे देश में सेना को ट्रेन करने के लिए या सेना के अधिकारियों को ट्रेन करने के लिए कौन सी एकेडमी है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जिसको हम आईएमए भी कहते हैं ना। और कहाँ पे आईएमए? देहरादून में है ना। तो जैसे हम सेना के अधिकारियों को ट्रेन करते हैं इस एकेडमी में, तो इसी की तर्ज पे जो एनसीसी है, और एनसीसी समझ लो ये क्या है, एक तरीके से रिजर्व फोर्स ही, एक तरीके से भविष्य के लिए सैनिक क्या किए जा रहे हैं, तैयार किए जा रहे हैं, है ना। वॉलेंटरली है, आप भी कर सकते हैं अगर एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे भी क्या दिया जाता है, आर्मी की तरह क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है ना। तो एक गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है कि क्यों ना एक ऐसे ही या इससे संबंधित क्या बनाया जाए, एक ऐसी ही एकेडमी बना दी जाए। अभी क्या होता है, अभी कहाँ मिलता है प्रशिक्षण? तो प्रशिक्षण जनरली आपने देखा होगा ये कॉलेज में मिल जाता है, स्कूल में मिल जाते हैं, आपने एनसीसी कैंप वगैरह किए हो, है ना। तो अभी लेकिन एक केंद्रीकृत, है ना, क्या होना चाहिए, प्रशिक्षण एकेडमी होनी चाहिए। तो इसका अभी प्रावधान कहाँ पे किया गया है? पौड़ी गढ़वाल में किया गया है। राइट। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं और अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है नेक्स्ट, और ये है कथन बेस्ड है। तो पहला कथन है आपके पास, सरमोली विलेज को होम स्टे विलेज के रूप में जाना जाता है। यह गांव पिथौरागढ़ की मुंशारी में स्थित है। क्या बात सही है? तो बात बिल्कुल ठीक लगनी चाहिए, है ना। दूसरा है, अंगूरा विलेज के रूप में दारकोट को जाना जाता है। क्या ये बात सही है? तो ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी कि कथन एक और कथन दो आपका क्या है, बिल्कुल सही है। तो एक और दो आपके सत्य हो जाएंगे, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कई सारे हमारे पास और भी गांव थे। जैसे मैंने आपको कहा था उत्तरकाशी में एक गांव है जिसको वारी गांव की संज्ञा दी गई है, या महिला विलेज भी बोला जाता है, विमेन विलेज। कौन सा था? मथोली गांव, है ना। तो ध्यान रखना, मथोली गांव को जो है वारी विलेज की क्या दी गई है, संज्ञा दी गई। वारी विलेज की क्या दी गई है, संज्ञा दी गई है। ऐसे पढ़ा था ना हमने कहीं पे। ठीक है। और कोई गांव जो आपको याद आ रहा हो है? हाँ, कौन सा गांव है वो? है? हाँ, ठीक है। तो देखो, एक गांव था कौन सा, रोतू की, है, बेल, बेली, हाँ, रोतू की वेली। हाँ, तो जो रोतू की वेली है, इसको जो है पनीर गांव के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है। पनीर गांव, ये अपनी पनीर उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। यहाँ का पूरा गांव जो है पनीर बनाने में लगा है। यहाँ के लोग दूध नहीं बेचते भाई, क्या बेचते हैं, पनीर बेचते हैं। क्योंकि पनीर में क्या अच्छा खासा प्रॉफिट है, और पूरा गांव जो है पनीर बनाने में। तो यहाँ पे क्या है, अब देखो, जब आपके गांव में ही स्वरोजगार हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है, लोग पलायन क्यों करेंगे, नहीं करेंगे भाई पलायन। पलायन का सबसे बड़ा कारण है ही क्या भाई, एक तो रोजगार है, शिक्षा और स्वास्थ्य,
तीन मुख्य चीजें। यही चीजें अगर आपके गांव में अवेलेबल करा दी जाए तो आप क्यों आएंगे शहर? हालांकि वो अलग बात है, लोग फिर भी काम के लिए ना, कौन कर रहा गाँव में काम ना, तो कई लोग इसलिए भी पलायन कर लेते हैं, वो अलग चीज है। पर मुख्य समस्या ये रोहतू की बेली। और कोई गांव याद आ रहा हो? और कौन सा गांव है? कौन सा? हाँ, और कौन सा गांव है वो? हाँ, एक है आपका कॉर्न विलेज। कॉर्न विलेज कौन सा गांव है? सेंजी। हाँ, सेंजी गांव। ठीक है, तो ये आपका जौनपुर वाले क्षेत्र है ना, में पड़ता है आपका सेंजी गांव, जिसको कॉर्न विलेज के नाम से जाना जाता है। और ये लोग अपने यहाँ पे कॉर्न उत्पादन के लिए क्या है, फेमस है। कॉर्न मतलब मकई या मक्का या क्या बोलते हैं उसको, मुंगरी, है ना। तो अपनी विशिष्ट मुंगरी उत्पादन के लिए क्या है, जाना जाता है। फिर उसके अलावा ये लोग क्या करते हैं, उस मुंगरी को अपने घर पे क्या करते हैं, सजा के रख लेते हैं। हालांकि वो तो सुखाने के लिए रखते हैं, लेकिन साथ साथ में वो सजावट का कार्य भी कर लेता है ना। तो ऐसे मुंगरी लटका के रखते हैं ना घर की दीवारियों पे। ठीक है, तो पूरा घर कवर कर लेते हैं इससे, तो इससे घर क्या लगता है, बहुत सुंदर भी लगता है। और कोई विलेज था? हाँ, कौन सा विलेज है? कृषि पर्यटन विलेज। ये कौन सा था? हाँ, कृषि पर्यटन विलेज कौन सा है? सूपी गांव है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और कोई गांव, और कोई याद आया ना? यही है ना फिलहाल। ठीक है, तो ये गांव आपको क्या रखने, याद रखने। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है, देखो 23वां प्रश्न है, कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है, की गई है ना। कब की गई? 82 में, 83 में, 84 में या 88 में? तो कब की गई है? 82 में की गई। और ये मैंने पिछले ही सेट में क्या किया था, इसको एक्सप्लेन किया था। हमारे राज्य में कस्तूरी मृग के विकास या उसको संरक्षण देने के लिए कई सारे कार्य किए गए। जैसे सबसे पहले 1972 में, 1972 ईस्वी में सबसे पहले हमने एक वन्यजीव विहारी बना लिया, है ना। और उसका नाम क्या था? केदारनाथ वन्यजीव विहार। केदारनाथ वन्यजीव विहार। केदारनाथ जो वन्यजीव विहार है वो हमने इसीलिए बनाया था ताकि हम कस्तूरी मृग क्या क्या करें, संरक्षण करें। कई बार ये भी आ जाता है कि कस्तूरी मृग विहार कहाँ है, तो इधर ही है, इसी के अंदर, है ना। तो केदारनाथ वन्यजीव विहार 1972 में बनाया गया। 1972 का ही जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, क्या है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इसी अधिनियम के अनुसूची 1 के तहत, किसके तहत? अनुसूची 1 के तहत जो है, ठीक है, इसका क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। राइट, ठीक है। तो जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसी के अनुसूची 1 के तहत कस्तूरी मृग को बचाने का क्या किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है। साल आया 1974 और 1974 में और क्या डेवलपमेंट हुई? तो भाई ये डेवलपमेंट हुई कि हमने क्या करना था, इस पे अनुसंधान करना था, है ना, कि और किस तरीके से और विकास किया जाए, और कस्तूरी मृग कैसे किया जाए, है ना, या और क्या क्या चीजें हो सकती है। तो इसलिए हमने मेहरुड़ी में क्या बनाया, तो मेहरुड़ी, हाँ क्या, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र। तो कस्तूरी मृग पे रिसर्च करने के लिए हमने कहां पे, बागेश्वर के मेहरुड़ी में कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की क्या करी, स्थापना करी। फिर उसके बाद हम यही नहीं रुके, साल आया 1982, और 1982 वाली बात जो अभी यहां लिखी है कि चमोली के कांचुला खर्क में किस तरीके से कस्तूरी मृग का, है ना, किस तरीके से इनकी जनसंख्या बढ़ाएं और ज्यादा बढ़ाएं। ठीक है, तो इसके लिए हमने कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की क्या करी, स्थापना करी। ठीक है, तो 1982 में इसकी स्थापना की गई। इसके अलावा कस्तूरी मृग को बचाने के लिए हमने अस्कोट में भी एक और क्या बनाया है, वन्यजीव विहार बनाया है। और अभी वर्तमान में हमारे राज्य में सबसे ज्यादा कस्तूरी भी कहां पर है, अस्कोट में ही है। तो 1986 में किसकी स्थापना की जाती है, अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो कुछ डेवलपमेंट थी ये कस्तूरी मृग के बारे में, तो सरकार ने अपने लेवल पे काफी सारा प्रयास किया। इसके अलावा अगर हम कस्तूरी मृग की बात करें तो एक तो मुझे ये बताओ भाई, साइंटिफिक नाम क्या है? अब इसको लिखाऊंगा नहीं मैं बार बार, मॉस्कस काइसोगोस्टर। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 3500 होती है इसकी ऊंचाई। हाँ, 20 इंच इसकी ऊंचाई होती है। और कितनी हाइट पे मिलता है? लगभग 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पे मिलता है। भोजन की बात करें भाई, भोजन
इसका फेवरेट खाना।
प्रत्येक बालिक से जो है ये क्या लेते थे, नौजवान कर लेते थे, और उस कर का नाम क्या था, मांगा कर हुआ करता था। ठीक है, मांगा कर। एक तो ये लेना ही लेना था, इसके अलावा जो मांगा कर है ये और टाइम भी वसूला जाता था जब युद्ध का समय होता था। एक तो ये मांगा कर तब वसूल ही रहे हैं, जो बालिक है लड़का है उससे तो वसूल ही रहे नॉर्मल टाइम में भी, लेकिन ये कर अलग से तब भी वसूला जाता था जब कभी युद्ध हो गया, किसी पड़ोसी राज्य से युद्ध हो गया, तो तब भी मांगा कर क्या किया जाता था, वसूला जाता था। इसके अलावा कुछ और कर ध्यान रखना, एक कर हुआ करता था टीका भेंट। क्या होता था, टीका भेंट। और टीका भेंट जो है ये कब हुआ था, तो जो आपके हैं कौन सा राज, नहीं राजा से जो टीका भेंट जो कर होता था, ये कर हुआ करता था आपका कब, शादी विवाह, शादी विवाह या समारोह जो भी होता था उस पे लिया जाने वाला टैक्स। शादी हो रही है आपके यहाँ, टैक्स ले रहा हुआ राजा है ना, ठीक है, तो ये भी क्या होता था, ये भी इसका क्या होता था, एक तरीके से टैक्स हुआ करता था। इसके अलावा एक और कर हुआ करता था, और उस कर को कहते थे क्या, उसे कहा जाता था भाई रहता कर। क्या कहते थे, रहता कर। और रहता कर की बात करें तो वही पहले के टाइम के जब गोरखाओं का शासन यहाँ पे था तो बहुत ही अत्याचारी थे गोरखा, है ना, आतंक मचा रखा था। भाई लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं, करे क्या, तो कई लोग क्या करते थे, घर छोड़ देते थे अपना, कि छोड़ो भाई भागी जाओ यहाँ से, इससे बढ़िया तो है ना, क्या ही करना है ऐसी जगह रहकर, है ना। अब कल के दिन मान लो यहाँ पे अगर नॉर्थ कोरिया का तानाशाह राजा आ जाता है, वो आप मैंने जैसे करके आप लोग वैसे करेंगे ना, जैसे कपड़े पहनने के आप लोग सब वैसे करेंगे, अभी परेशान हो जाएंगे, भाई क्या है भाई, अभी क्या मस्त नहीं, हमारा देश मस्त नहीं, कुछ आप जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आ रहे, कोई रोक रहा है आपको, है ना, बसरते हैं संविधान के दायरे में ना, ये थोड़ा नहीं वहाँ ग्रीन लाइट तोड़े तब तो मार पड़ेगी, है ना, और वहाँ कानून तोड़े तब तो होगा ना, बाकी कोई रोक टोक रहा है, आप घर जा रहे हैं, आ रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, मॉल जा रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है आपको, नहीं बोल रहा ना, ठीक है, तो ये क्या, ये तो आ जाती है, और क्या होती आ जाती है। तो ये लोग क्या करते थे भाई, गोरखों ने खतरनाक आतंक मचा रखा था, तो लोग अपना घर छोड़ करके भाग जाते थे। अब समस्या ये थी कि भाई भगे तो भगे कोई बात नहीं, लेकिन पकड़ में नहीं आने चाहिए, और अगर पकड़ में आ गए कि हमारे डर से भाग रहा है तो उसके बाद बेटा आप तेरे पे और कर लेंगे, और नजर भी ज्यादा नहीं तेरे पे, है ना, तो इससे क्या करते थे, एक्स्ट्रा कर वसूलते थे, और उसी को क्या बोलते थे, रहता कर कहा जाता था। तो रहता कर किसने, गांव छोड़कर भागे हुए लोगों को, गांव छोड़कर भागे हुए लोगों को, ठीक है, गांव छोड़कर जो लोग भाग जाते थे उन पे कर लगाते थे। और रहता के अलावा एक कर होता था बहता कर, और जो बहता कर होता था, अब ये लोग क्या करते थे, गोरखा जब भी गांव में आ गए, आपके घर में कोई भी कीमती चीज दिखी और सीधे उठाइए, मेरा है, खत्म, कुछ बोल नहीं सकते, सैनिकों के साथ आ रहे हैं, घर में घुसे आपके, देखा कीमती चीज, सीधे उठाया, है ना, आपके घर में क्या है, क्या बोलते हैं जिसमें चाय बनाते हैं, केतली, क्या बोलते हैं, केतली बोलते हैं, या फ्राई पैन जो भी बोलते हैं, ठीक है, उन्होंने देखा आज सुबह वहां पे आफत आ गया, अब चाय किससे बनाना ना, उनको प्रेशर दिया, प्रेशर ही लेके चले गए, अक्ल से खाना कैसे बनाए भाई, है ना। या आपके घर में कोई क्या देखे, कोई सोने का हार वगैरह दिख गया, अरे मेरा है, आज से खत्म बात, कैसा लगेगा। आजकल मतलब आपके घर में कोई आ गया, सीधे आपके सामने, एक तो चोरी करे कोई बात नहीं, भाई चोर आया था, है पता नहीं कब आया, पता नहीं चला, सीधे कोई आया, उठे चौड़ में सीधे आ गया और सीधे आपके घर की चीजें उठेगा और ले गया, और आप क्या बेसहारा है, कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये लोग क्या करते थे ना, कि भाई गोरखा लोग कभी भी आ सकते, एक काम करना, छुपा के रख लो इसको जमीन में कहीं, तो छुपा के रख लेते थे। अब बताओ घर में आएंगे तो मिलेगा ही नहीं कुछ, पहले छुपा के रख लेते थे। लेकिन समस्या यहाँ भी ये थी कि इनको जब कभी अगर पता चल गया ना आपने कोई चीज छुपा के रखी, तो बेटा छोड़ेंगे नहीं, है ना। अब इधर जितना लग रहा था वो और एक्स्ट्रा, वो सामान तो होगा ही होगा मेरा जो तूने छुपा के रखा है, अब तो और कर दे, है ना, ठीक है। तो उसी को बोलते थे बहता कर, ठीक। तो बहता कर क्या होता था, छुपाई गई संपत्ति, छुपाई गई जो संपत्ति हुआ करती थी, तो छुपाई गई संपत्ति पे जो कर लगता था उसको बहता कर कहते थे। क्या कहते थे, बहता कर कहा जाता था, ठीक है। चलो इसके अलावा एक और हुआ करता है जिसको बोलते हैं तिमारी, और तिमारी जो है सैनिकों को देकर, सैनिकों को देकर हुआ करता, ठीक है। ऐसे एक और हुआ करता जिसको पुंगाड़ी कर कहते हैं, है ना। और पुंगाड़ी किस पे लगता था, जमीन पे, भूमि पर, खेत पे लगने वाला जो कर हुआ करता था, क्योंकि गांव में खेत को क्या बोलते हैं,
पुंगड़ा कहते हैं ना, पुंगड़ा, पुंगाड़ी, ये तो कहते हैं। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखना। तो गोरखों के समय पे कुछ महत्वपूर्ण क्या थे, कर थे। ठीक है, कर तो बहुत सारे भाई, इतना कर यहाँ पे लिखाना पॉसिबल भी नहीं है। खैर जब हमारा हिस्ट्री होगा तो वहां तो हम डिटेल में पढ़ लेंगे इसको। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, कमिश्नर ट्रेल के नेतृत्व में भूमि बंदोबस्त किस वर्ष किया गया? तो ये तो मैंने परसों में बताया था आप लोगों को। 1816 ईस्वी में कमिश्नर ट्रेल के नेतृत्व में गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त किया जाता है। गढ़वाल में ही क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि कुमाऊं में इससे पहले हो चुका था। और ये किसने करवाया था? गार्डनर। गार्डनर जैसे कुमाऊं का कमिश्नर बना तो गार्डनर ने सबसे पहले कुमाऊं का भूमि बंदोबस्त किया। इसलिए भी कराना पड़ा भाई पहले आपके पास ब्यौरा भी तो होना चाहिए, किसके पास कितना खेत है, कौन सा खेत कितना आकार का है, क्या है। तो पहले आपको क्या एक रिकॉर्ड होना चाहिए ना, तभी तो आप टैक्स वसूलोगे। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले जो है कमिश्नर गार्डनर ने 1815 में कहाँ पे कराया था? एक कुमाऊं में कराया था। ठीक है, और 1816 में जब ट्रेल क्या बन गया था, कुमाऊं का कमिश्नर बन गया था। अब क्योंकि कुमाऊं में तो हो रखा था तो इसलिए कुमाऊं में नहीं कराया, कहाँ कराया? गढ़वाल। गढ़वाल में नहीं हो रखा था तो 1816 में ट्रेल के द्वारा कहाँ पे करवाया गया? गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त कराया गया, यानी कि लैंड सेटलमेंट कराया गया। ठीक है, अब इसमें ऐसा नहीं कि भाई केवल 1816 में ही कराया। ट्रेल बहुत लंबे समय तक क्या रहा? कुमाऊं कमिश्नर रहा और इसने अपने शासन में कई सारे कार्य भी करवाए। अब यहाँ पे भूमि बंदोबस्त की बात हो रही है तो भूमि बंदोबस्त की बात तो पहला इसने 1816 में, उसके बाद इसने 1817 में भी करवाया। ठीक है, और 1817 में जब इसने करवाया तो इसने बोला भाई अब हर साल नहीं होगा, 15 में भी हो गया, 16 में भी हो गया, 17 में भी हो गया। अब भाई ज्यादा चेंज कुछ हो ही नहीं रहा तो फिर बार बार करा के फायदा क्या? तो इसलिए इसने क्या बोला, अब 3 साल के बाद होगा ना। ठीक है, तो 3 साल, ये था 3 साल। ठीक है, अब 17 में हुआ तो कब होगा? उसके बाद 20 में, 20 के बाद कब होगा? 1823 में होगा। ठीक है, अब इसने बोला भाई 3-3 साल में बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, ये काम करते हैं 5 साल में। तो इसलिए 1823 में इसने क्या बोला कि अब जो है 5 साल क्या होगा? 5 साल के बाद होगा। तो इसलिए इसको पंचसाला बंदोबस्त भी कहा जाता है, पंचसाला बंदोबस्त भी कहा जाता है। लेकिन अगर हम हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखें तो सन चल रहा था 1880। एक हिंदू कैलेंडर आता है जिसमें चैत बैसाख माह, तो इसके हिसाब से ये कैसा है आपका? शायद 56 साल आगे, 50 साल आगे है ना। तो उस समय चल रहा था 1880, तो इसलिए इसको 80 साला बंदोबस्त भी कहा जाता है, 80 साला बंदोबस्त भी कहा जाता है। अब देखो 5 साल बाद होना है तो 1828 और फिर 5 साल के बाद होगा 1833। तो देखो ट्रेल ने कुल कितने बंदोबस्त करवाए? 7 करवाए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगले प्रश्न पर देखो, अगला प्रश्न है अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई है? कब हुई? 1909, 1912, 1915 या 1916? 16 में हुआ। अच्छा, 1912 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1912 में हुआ। 1916 में तो किसकी स्थापना हुई? किसकी स्थापना हुई 1916 में? कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई है ना। कुमाऊं की जो क्षेत्रीय मुद्दे थे उन क्षेत्रीय मुद्दों को सॉल्व करने के लिए 1916 में इसकी स्थापना हुई, कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी 1916 में। और 1912 अल्मोड़ा कांग्रेस, ऑब्वियसली बात है, जैसे सेंटर में कांग्रेस थी तो उसी की एक ब्रांच समझ लो। 1912 में उसका उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता पाना। ठीक है, चलो। और कौन थे इसके स्थापना वाले? गोविंद बल्लभ पंत हो गए, है ना। तो कुछ इस तरीके से कुमाऊं परिषद के जो नेता थे वही थे लगभग। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। लैंसडाउन से 1939 में कर्मभूमि का प्रकाशन किसने किया? तो देखो ये तो पिछली बार भी किया था, तो इसलिए दिया है मैंने ताकि थोड़ा अच्छे से रिवीजन हो जाए आपका। तो भैरवदत्त धुलिया भक्त दर्शन। ठीक है, तो ऐसा बस समझ लो, पेपर कैसे भी जो मर्जी आ रहा है ऐसे प्रश्न पेपर का मैं एक पैटर्न सेट करता हूँ ताकि है ना 2-4 बार वही चीजें चलती रहे और दिमाग परमानेंटली दिमाग में घुस जाए। अब ऐसा तो है नहीं आपने 2 ही पेपर करना, प्रैक्टिस बैच लगा रखा है तो कम से कम 4-5 महीने तो दोगे, तो कोई ना कोई टॉपिक आपका क्या होना चाहिए वहां से क्लियर होता जाना चाहिए, है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ से भैरवदत्त धुलिया भक्त दर्शन आप भूल ही नहीं सकते क्योंकि पिछले पेपर में मैंने डिस्कस किया। अब पिछले पेपर में जो डिस्कस हुआ हो फिर से आज मैं डिस्कस करूंगा, है ना। अब जैसे पिछले पेपर में कौन कौन सी हुई थी बताओ, तो यानी कि सी वाला तो करेक्ट हुआ। अब मैंने एक अखबार बताया था आपको 1934 ईस्वी में, अगर आपको याद हो, इसी से संबंधित पिछले वाले में प्रश्न दिया हुआ था, मैंने आपको दिया था ना, तो बताओ कौन सा था दिया है? 1934 ईस्वी में कौन सा अखबार आता है? 1934 ईस्वी
बताओ है। एक तो आता है समता, ठीक है, एक आ गया वो समता, ठीक बोला समता। और समता की बात करें तो समता किसके द्वारा निकाला गया था? ये निकाला गया था हरिप्रसाद टमटा के द्वारा। किसके द्वारा? हरिप्रसाद टमटा के द्वारा समता नामक अखबार निकाला गया था। और कहां से निकाला गया था? ये निकाला गया था अल्मोड़ा से, है ना। तो दलितों का उत्थान करने के लिए और ताकि लोगों के अंदर एक चेतना आ जाए, ठीक है, तो हरिप्रसाद टमटा के द्वारा समता नामक पत्रिका या समाचार पत्र निकाला गया। साल 1934 में ही बात करें, जो पिछले वाले में मैंने आपको प्रश्न दिया था वो था आपका स्वर्ग भूमि। क्या था? स्वर्ग भूमि। भूल गए ना? भूलने में तो माहिर है आप लोग, है ना, ठीक है, भूलने में माहिर। स्वर्ग भूमि दिया था पिछले। स्वर्ग भूमि किसकी पत्रिका है? अब ये बता, स्वर्ग भूमि जो पत्रिका है किसके द्वारा निकाली गई थी? बताओ जरा। देवकी कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा कुछ याद? हाँ, देवकी नंदन, ठीक है, ध्यान रखना, देवकी नंदन के द्वारा निकाला गया। देवकी नंदन के द्वारा जो है यह पत्रिका निकाली गई थी। और कहां से निकाली गई थी? हल्द्वानी से निकाली गई। ये तो मूल प्रश्न था पिछले पेपर, है ना। तो स्वर्ग भूमि देवकी नंदन के द्वारा हल्द्वानी से यह पत्रिका निकाली गई थी। साल 1934-35 में ही बात करें तो देखो 1934-35 में ही एक और अखबार या एक और पत्रिका निकलती है। और इस पत्रिका का नाम था, वो था क्या? उत्तर भारत। क्या था उसका नाम? उत्तर भारत, ठीक है। और ये कहां से निकलती था? पौड़ी गढ़वाल से। अगर आपसे पूछा जाए तो भाई किसके द्वारा निकाला गया? ये निकाला गया महेशानंद थपलियाल के द्वारा। महेशानंद थपलियाल के द्वारा। महेशानंद थपलियाल के द्वारा यह पत्रिका निकाली गई। तो देखो 1934 में थी समता, स्वर्गभूमि और उत्तर भारत। उत्तर भारत कुछ टाइम पहले विकल्प में भी आ रखा था, है ना। कहाँ याद है? तो 10 सेट पहले हो गया होगा, ठीक है। तो चलो, समता, स्वर्गभूमि, उत्तर भारत। इसके अलावा अगर बात करें तो एक और पत्रिका है जिसका नाम है हितैषी। हितैषी कब आया? 1936 में हितैषी नामक पत्र आता है। हितैषी नामक समाचार पत्र। और कहां से रिलीज होता है? ये होता है पौड़ी गढ़वाल से, ठीक है। और हितैषी नामक किसके द्वारा निकाला गया था? किसके द्वारा? पीताम्बर दत्त के द्वारा। पीताम्बर दत्त के द्वारा यह अखबार निकाला गया। 1936 में हितैषी नामक अखबार निकलता है जो कि पीताम्बर दत्त के संपादक में निकलता है। कहां से? पौड़ी गढ़वाल। महेशानंद थपलियाल, ठीक है। साल आया 1937 और 1937 में एक पत्रिका निकलती है उत्थान। 1937 में कौन सी निकलती है? उत्थान। 1937 में कौन सी निकलती है? उत्थान निकलती है। और उत्थान के संपादक थे ज्योति प्रसाद माहेश्वरी। ज्योति प्रसाद माहेश्वरी, ठीक है। और आप इसमें कमेंट करके बताएंगे कि जो उत्थान समाचार पत्र निकलता था वो कहां से निकलता था, ठीक है। तो ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, कि कहां से निकलता था उत्थान नामक समाचार पत्र, ठीक है। चलो, इसके अलावा 1937 के बाद अगला आएंगे हम 1938 पे। और 1938 में एक समाचार पत्र निकलता है, कौन सा? ये पिछली बार बताया था मैंने आपको, 1938 में, ठीक है। और यह पत्र था संदेश। संदेश कौन सा पत्र था? संदेश। और अगर संदेश की बात करें तो संदेश नामक जो पत्र निकाला गया था, किसके द्वारा निकाला गया था? ये था कृपाराम मिश्र एवं हरिराम मिश्र, ठीक है। हरिराम मिश्र, कृपाराम मिश्र और हरिराम मिश्र के द्वारा यह पत्रिका निकाली गई थी। और ये कहां से निकली थी? ये निकली थी कोटद्वार से। कहां से निकली थी? कोटद्वार से, ठीक है। देखो अब तो याद होना चाहिए, है ना, ठीक है। अब क्या आप सोच रहे हैं मैं सभी पत्रिका लिखा? नहीं, पत्रिका तो बहुत सारी है। इतनी इसलिए लिखाई क्योंकि पेपर में था क्या 1939, तो 1939 तक की करा दी सारी, है ना। और ये वाली पत्रिका हमने 1934 से शुरू करी है क्योंकि पिछले वाले स्टडी में हमने क्या किया था, इसको एक्सप्लेन किया था या रिवाइज किया था। तो सारा वक्त क्या होगा, रिवीजन होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? ये बातें आपको ध्यान रखने, सारे पत्र बड़े इंपॉर्टेंट है और अभी तक किसी न किसी पेपर में आ चुके हैं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। और अगला प्रश्न हमारे पास 28 दिसंबर 1815 को किस शासक द्वारा अपनी राजधानी टिहरी बनाई गई?
किसके द्वारा? तो ये सुदर्शन शाह के द्वारा बनाया गया है ना। तो आपको पता होना चाहिए भाई 1815 में अंग्रेजों ने जैसे ही गोरखाओं को यहाँ से भगाया है ना, और निर्णायक युद्ध कौन सा था? फुरबड़ा का युद्ध, ठीक है। और हाँ ठीक है, तो फुरबड़ा के युद्ध में जैसे अंग्रेजों ने गोरखा को हराया तो यहाँ से निकल गए। अब ऑब्वियसली बात है, देखो अंग्रेजों को बुलाया किसने था गढ़वाल पे आक्रमण करने के लिए गोरखाओं के अगेंस्ट? ये सुदर्शन शाह ने बुलाया। तो अंग्रेजों ने फिर बोला इसको कि काम कर, ठीक है सुदर्शन भाई, कि गढ़वाल तो हमने जीत लिया और गोरखा हमने यहाँ से भगा भी लिया, है ना। अब शासन किसका होगा गढ़वाल पे? अंग्रेजों का नहीं, किसका? सुदर्शन, क्योंकि सुदर्शन शाह ने बुलाया ना, है ना। लेकिन अंग्रेज क्या ऐसे फ्री में आ गया? फ्री फंड में, है ना। तो अंग्रेजों ने बोला भाई देखो युद्ध हमने किया है और हमने जिता भी दिया है, अब इसका हर्जाना तो देना पड़ेगा आपको। तो कुछ अमाउंट फिक्स की गई थी, शायद 1-2 लाख रुपए फिक्स की गई। एक काम करना, आप मुझे 1-2 लाख रुपए दे देना, है ना, और बाकी गढ़वाल तो अब आपका ही होगी। वैसे अंग्रेजों को पता था इसके तो लाले पड़ रखे, 1-2 लाख रुपए कहां से होंगे इसके इस टाइम, वो खुद वहां भाग के जा रखा हो, है ना। तो फिर क्या हुआ? तो फिर जो है सुदर्शन शाह, आपको पता है ये पैसा देने में असमर्थ हुआ। अंग्रेजों ने फिर बोला भाई बात तो पैसा तो देना पड़ेगा, अब पैसा नहीं देगा तो भाई फिर तो जमीन, फिर तो गढ़वाल अपना। तो एक काम करें, क्योंकि भाई तूने हमें बुलाया तो एक काम करते हैं, हम गढ़वाल को 2 भागों में डिवाइड कर दें। एक भाग तेरे लिए और मैक्सिमम गढ़वाल का जो भाग होगा वो हमारा, ठीक है। और आप देखोगे भी कि मैक्सिमम गढ़वाल का जो अच्छा वाला रीजन था अंग्रेजों ने अपने पास रखा। वो क्षेत्र जो पूछता ही नहीं था, टिहरी और उत्तरकाशी, है ना, उस टाइम के हिसाब से तो बिल्कुल ही बैकवर्ड था, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं, है ना, कुछ भी नहीं था। आप देखो, क्योंकि गढ़वाल क्यों ज्यादा? भाई धामा है ना, ज्यादा फेमस चीजें थी, है ना। श्रीनगर गढ़वाल की राजधानी, सोचो उस टाइम का श्रीनगर, आज का जैसे आपको देहरादून लगता, उस टाइम का गढ़वाल का असली केंद्र क्या था? श्रीनगर था। श्रीनगर उनके पास, धाम उनके पास आ गया, सब कुछ उनके पास आ गया। तो बोला भाई हमने टिहरी उत्तरकाशी का क्या करना? अंग्रेजों ने सोचा तो एक काम कर, तू उस तरफ, तेरे लिए वो वाला क्षेत्र है और इधर वाला क्षेत्र हमारा हो गया, है ना। तो फिर आपको पता ही है, तब सुदर्शन शाह जमीन देखने गया, भाई कहाँ अपनी राजधानी बनाऊं। तो फिर ये टिहरी की तरफ गया, और ऐसा माना जाता है कि जो टिहरी इसने अपनी राजधानी बनाई, ये मछुआरों का निवास स्थान हुआ करता था। तो तब इसने देखा कि चलो यहीं पे बना लेता हूं, है ना। तो फिर टिहरी में इसने अपनी क्या बनाई? राजधानी बनाई। और ध्यान रखना, तो टिहरी, तब टिहरी की जो स्थापना हुई वो हुई 28 दिसंबर 1815 ईस्वी, ठीक है, 28 दिसंबर 1815 ईस्वी। इसलिए टिहरी राज्य स्थापना दिवस 28 दिसंबर को मनाया जाता है, रेस्टोरेशन डे भी कहा जाता है इसको। जबकि आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजों ने तो कब, बहुत पहले कब्जा कर दिया था, है ना, बहुत पहले 1814 में ही, 14-15 के आसपास ही शुरू में ही कब्जा कर दिया था गढ़वाल पे। तो इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि बात बनाने में समय लगा ना, ठीक है। 28 दिसंबर 1815 हो जाएगा। तो देखो टिहरी रियासत का फाउंडर तो हो गया सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह की बात करें तो ये 1815 से लेकर के 1859 तक टिहरी का क्या रहा? राजा रहा, है ना। जब इसकी मृत्यु होगी तो उसके बाद इसी का बेटा कौन था? है कौन सा? भवानी शाह था। भवानी शाह जो है 1859 से लेकर के और कब तक? 1871 तक टिहरी रियासत का क्या बनता है? द्वितीय राजा बनता है। फिर भवानी शाह भी निकल पड़ा और उसके बाद जो है कौन बना? प्रताप शाह। और प्रताप शाह की बात करें तो वही 1871 से लेकर के कब तक? 86 ईस्वी तक क्या बनता है? टिहरी रियासत का तृतीय राजा बनता है। फिर ये भी निकल पड़ा और ये निकलने के बाद इसी का बेटा कौन था? कीर्ति शाह। तो कीर्ति शाह आपका 1886 से लेकर के, हालांकि शुरू में ये रूल नहीं करेगा एकदम से क्योंकि छोटा था, और 1886 से लेकर के 1913 ईस्वी तक कीर्ति शाह ने क्या किया? शासन। कौन सा? 86 है ना। फिर उसके बाद कीर्ति शाह का बेटा था नरेंद्र शाह। और नरेंद्र शाह की बात करें तो ये आपका 1913 से लेकर के 1946 ईस्वी तक हो जाएगा। हालांकि इसका राज्याभिषेक 1919 में होता है, और आप एक पीरियड मान सकते हैं ना, संरक्षण समिति के तहत इस टाइम पे काम हो रहा था। तो 1913 से लेकर के 1946 तक आपका नरेंद्र शाह हो जाएगा। और फिर उसके बाद कौन आया लास्ट? मानवेंद्र शाह। और मानवेंद्र शाह आपका 1946 से लेकर के 1949 तक, जब आपका टिहरी का कहा हुआ विलय, भारत संघ में विलय हो गया, ठीक है। इतनी
इतनी बात आप क्या रखोगे? हैं? अगला प्रश्न आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 और 29वां प्रश्न है भाई, निम्न में से बाड़ाहाट प्रशस्ति का संबंध किस पवार राजा से है? तो किससे संबंधित है? तो ये है आपका सुदर्शन शाह से संबंधित है। ठीक है, किससे? हाँ ठीक है, किससे संबंधित है? सुदर्शन शाह से संबंधित है। ठीक, अगले प्रश्न में बाकी देखो, ये तो अभी बताए कौन कब रहा था, है ना। अगला प्रश्न, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार इलाचंद जोशी का संबंध किस जिले से है ना। अब देखो, इलाचंद में इतनी बार बता चुका हूं, है ना, क्लास वालों को, और क्लास वालों ने तभी नहीं बताया, तो फिर खैर नहीं आप लोगों की। बताओ, इलाचंद जोशी कहां से है? अल्मोड़ा से है। ठीक है, कहां से है ना, वो नहीं है। ठीक है, चलो इनके बारे में ध्यान रखना है। देखो, इलाचंद जोशी का जन्म 1902 ईस्वी में कहां पे हुआ था? अल्मोड़ा जनपद में हुआ था। क्योंकि उत्तराखंड के एक प्रमुख साहित्यकार हैं, इसलिए इनकी रचनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बताओ भाई, कौन कौन सी रचनाएं इनकी? सबसे पहले एक ध्यान रखना है इनका, इनकी एक हस्तलिखित पत्रिका आई थी, उसका नाम था सुधाकर। ठीक है, तो इनकी क्या थी? हस्तलिखित पत्रिका, हस्तलिखित पत्रिका। और इस पत्रिका का नाम क्या था? इसका नाम था सुधाकर। इसका नाम क्या था? सुधाकर। ठीक, इसके अलावा इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो हैं, जैसे जहाज का पंछी, कौन सा है? जहाज का पंछी हो जाएगा। इसके अलावा पर्दे की रानी, पर्दे की रानी। इसके अलावा और कौन कौन सी है? घृणामयी, सन्यासी, हाँ सन्यासी हो जाएगा। घृणामयी हो गया, घृणामयी। और है सुबह के भूले, हाँ ये तो आप लोग ही है ना, सुबह के भूले। और है प्रेत और छाया, हाँ ये भी आप ही है ना, प्रेत और छाया। ठीक है, और इसके अलावा है और कौन सी है? क्या जेसीबी, जिप्सी, जिप्सी भी है इनकी। हाँ मुक्तिपथ, एक कौन सी है? मुक्तिपथ हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, एक मुक्तिपथ। ठीक है, और एक है खंडहर की आत्माएं, हैं खंडहर की आत्माएं। ठीक है, और खंडहर की आत्माएं कई सारी इधर भी घूम रही है ना, तो खंडहर की आत्माएं हो जाएगी। खंडहर की आत्माओं के अलावा, ठीक है, और भी है कोई? महापुरुषों की प्रेम कहानियां। ठीक है, महापुरुषों की प्रेम कहानियां, महापुरुषों की प्रेम कहानियां, प्रेम कहानियां, ये भी इनकी एक रचना है। और एक और रचना लिखना, आहुति। ठीक है, तो ये इलाचंद जोशी की यह हैं कुछ प्रमुख रचनाएं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, निम्न में से मोलाराम की रचनाएं कौन सी हैं? तो क्या ऋतुवर्णन है? बिल्कुल है। मनमथ सागर है? बिल्कुल है। श्रीनगर दुर्दशा है? बिल्कुल है। तो सभी तो है, तो उपयुक्त डी, उपयुक्त सभी आपके क्या हो जाएंगे? सही आंसर हो जाएंगे। और अभी हाल में ही मैंने एक प्रश्न पूछा था आपसे, अगर आपको याद हो तो, मनमथ सागर, हाँ क्या था, क्या है ये इसका? है हाँ आध्यात्मिक ग्रंथ है। क्या है? आध्यात्मिक, आध्यात्मिक ग्रंथ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मनमथ सागर क्या इसका आध्यात्मिक ग्रंथ है। बाकी मोलाराम जो है, इसको 5 राजाओं का क्या था? संरक्षण प्राप्त था। कौन कौन से थे? ललित शाह, अच्छा ललित शाह है, हाँ। प्रदीप शाह, ठीक है, जयकीर्ति शाह, प्रद्युमन शाह और सुदर्शन शाह हो जाएंगे। ठीक है, बाकी इसकी कई सारी रचनाएं हैं। जैसे अगर रचनाएं लिखनी है तो और रचनाएं देखो इनकी कौन कौन सी है, तो गढ़ नहीं, वो नहीं, वो तो चित्र है। ठीक है, रचनाओं की बात करें, यानी जो किताबें लिखी गई है, वो है आपका, एक है गढ़ गीता संग्राम, गढ़ गीता संग्राम, एक तो ये रचना है गढ़ गीता संग्राम। गढ़ गीता संग्राम के अलावा और है गढ़ राजवंश, गढ़ राजवंश। ठीक है, जो कि इसकी किसमें? ब्रज भाषा में, ये याद रखना भैया ना, ये इंपॉर्टेंट है, किस भाषा में? गढ़ राजवंश। ठीक है, इसके अलावा रण बहादुर चंद्रिका, रण बहादुर
बहादुर चंद्रिका। इसके अलावा एक किताब है जो कि कालिदास की है, कौन सी किताब है? अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम का इसने क्या किया? अभिज्ञान शाकुंतलम का क्या किया था? हिंदी अनुवाद, ये ध्यान रखना है, हिंदी अनुवाद किया। तो ये मोलाराम की क्या है कुछ प्रमुख किताबें हो जाएंगी, ठीक है। मोलाराम की क्या है कुछ प्रमुख किताबें, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न, सही विकल्प का चयन करना है। उत्तराखंड की पिरुल वुमेन कौन है? मंजू साहब, बिल्कुल सही है भाई। उत्तराखंड में ढोल गर्ल वर्षा बंडवाल, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। उत्तराखंड की मांगल गर्ल नंदा सती, तो भाई सब सही है, तो डी इज द राइट आंसर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं नमक वाली, नमक ब्रांड वाली महिला, है ना, नमक ब्रांड, ठीक है, क्या था उनका नाम? शशि बहुगुणा था, नहीं है अभी भी, शशि बहुगुणा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए एपण गर्ल, हाँ ठीक है, मीनाक्षी खाती। मीनाक्षी खाती क्या है? एपण गर्ल है, ठीक है। मीनाक्षी खाती क्या है? एपण गर्ल है, ठीक। चलिए जी, अगर आपसे ये पूछा जाए, ठीक है, अगर ध्यान आए तो मुझे है शशि बहुगुणा लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ? शशि बहुगुणा। अगर आपसे ये पूछा जाए स्नो गर्ल, स्नो गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? स्नो गर्ल के नाम से, तो ये जाना जाता है किसको? किसे? ठीक बोल रहे हो, मेनका गुंजियाल। मेनका गुंजियाल को जो है स्नो गर्ल के नाम से जाना जाता है, पिथौरागढ़ से है। और किस प्रतियोगिता से संबंधित है? स्कीइंग। स्कीइंग जानते हैं ना, जो बर्फ पे खेली जाती है ना, जो प्रतियोगिता, स्कीइंग बोलते हैं। बाकी अगर मैं आपसे पूछूं पहाड़ी बकरी है, चंद्रप्रभा एतवाल, माउंटेन क्या बोलते हैं? गोट, ठीक है, माउंटेन गोट किसे कहा जाता है? चंद्रप्रभा एतवाल को कहा जाता है, ठीक। अगला प्रश्न आ जाओ, नेक्स्ट प्रश्न है, कमलेंदुमती शाह द्वारा रचित पुस्तकें कौन कौन सी है? बताओ कौन कौन सी। क्या माई इंप्रेस ऑफ अमेरिका है? बिल्कुल है। जीवन ज्योति है? बिल्कुल है। तो सी इज द राइट आंसर। ए और बी आपकी क्या हो जाएंगे? दोनों हो जाएंगे। चलो जी, थोड़ा इसको भी रिलैक्स होने दो, है ना। हाँ ठीक, चलिए हाँ। चलिए कौन सा था? 86, यही वाली पीपीटी है ना। चलो ये वाली, और प्रश्न संख्या 34, वैसे वहीं पे आ जाएगा वैसे तो, हाँ जी वहीं पे आया ना, ठीक है, वहीं पे आ जाए। ये भी हो गया, देखो इसका सी वाला ऑप्शन था, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, और प्रश्न क्या है आपके पास कि खड़ग सिंह वाल्दिया के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो भाई क्या ये सही है कि इनका जन्म 1937 में पिथौरागढ़ में हुआ था? है ये सही नहीं है? है खड़ग सिंह वाल्दिया, बताओ भाई क्या ये बात सही है? सही है गलत है? बिल्कुल सही बात है भाई। ये महात्मा गांधी के बेहद करीबियों में से एक थे। अब जिस आदमी का जन्म 1937 में ही होगा, वो महात्मा गांधी का करीब कैसे हो जाएगा? समझ रहे हो? ठीक है, अगर आपको ये भी आता तो ये वैसे भी गलत हो जाता, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी आपको, है ना। हाँ, तो वहां क्या महात्मा गांधी जी गोद ले लेते उसको, है ना। तो हो ही नहीं सकता ना, 1937 में जन्म और 1948 में गांधी जी की मृत्यु हो चुकी थी, तो 5-6 साल में गांधी जी के साथ थोड़ा ना रहेंगे, ठीक है। तो यानी कि दूसरी वाली बात बिल्कुल गलत होगी। इन्होंने मध्य हिमालय की भू संरचना और भू संरचना पे शोध किया, बिल्कुल एकदम 100% सही है। तो सी इज द राइट, सी भी सही है। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से भू विज्ञान में पीएचडी करी, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो एक ही गलत है, आपका बी इज द रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ठीक है। चल बाकी अगर देखो, खड़ग सिंह वाल्दिया बड़े इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट रहे हमारे उत्तराखंड से। कैसे थे? भू वैज्ञानिक थे। अगर इनके पुरस्कार की बात करें तो ध्यान रखना, 2007 में इनको पद्मश्री मिला। क्या मिला? 2007 में इनको क्या मिला? पद्मश्री मिला। 2007 में क्या मिलता है? पद्मश्री। और वहीं 2015 में भारत सरकार के द्वारा इनको क्या दिया गया?
पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। ये बात याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोफेसर खड़ग सिंह वालिया। ठीक है, आपको याद रखना, वैज्ञानिक थे कौन सी क्षेत्र, भूविज्ञान वाले, है ना। हाँ, ना ना, वो वाडिया है, वो वादिया नहीं है। ठीक है, हाँ, अंतर है। अगला है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एथलेटिक्स आपको चूज करने हैं कि भाई इनमें एथलेटिक्स कौन है या कौन नहीं है। क्या मानसी नेगी, मानसी नेगी नहीं, पहला कौन सा, मानसी नेगी, हाँ, क्या मानसी नेगी है, मानसी बताइए भाई, है, हाँ, ये एथलेटिक्स से बिल्कुल है। कहाँ से है मानसी नेगी, है, ये मत मतलब मैं उत्तरकाशी से हूँ आपकी बात नहीं हो रही है ना। तो ये कहाँ से है मानसी नेगी, ये है चमोली से। कहाँ से, चमोली से, एथलेटिक्स से। क्या अंकिता ध्यानी एथलेटिक्स है, बिल्कुल है। और ये कहां से, ये है पौड़ी गढ़वाल से। सुरेंद्र सिंह भंडारी, और अगर सुरेंद्र सिंह भंडारी की बात करें तो सुरेंद्र सिंह भंडारी क्या एथलेटिक्स है, तो बड़े इंपॉर्टेंट आदमी है। और ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे कि सुरेंद्र सिंह भंडारी किस जनपद से बिलोंग रखते हैं, और आप लोग बताओ कहां से रखते हैं, आपको भी नहीं पता, अच्छा चलो ढूंढ के लाना, नहीं पता तो ठीक है। सुरेंद्र सिंह पांगती, ये भी एथलेटिक्स हैं। ठीक है, क्या मानसी जोशी एथलेटिक्स है, नहीं जी, ये एथलेटिक्स नहीं है। तो क्या है फिर, ये है क्रिकेटर, क्या है, क्रिकेटर है। और ध्यान रखना, मानसी जोशी है उत्तरकाशी की, कहाँ की है, उत्तरकाशी की। और क्या है, ये किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगले प्रश्न। तो देखो यहाँ पे कौन कौन सही हुआ, 1 2 4, नहीं 1 2 3, 1 2 3, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है 36वां प्रश्न है, और 36वां प्रश्न है, हु वाज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 2025 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ, क्या लिखा है, लिटरेचर। तो बताओ भाई कौन है जिनको साहित्य के क्षेत्र में इस साल पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो साहित्य के क्षेत्र में मिला है किसको, ह्यूग तथा कोलिन गेंटिजर, दोनों पति पत्नी हैं, दंपति हैं, दोनों क्या है, दंपति हैं, ह्यूग एवं कोलिन गेंटिजर है, या ह्यूग गेंटिजर और कोलिन गेंटिजर। तो इन दोनों को मिला है। ध्यान रखना 2025 में ही राधा बहन भट्ट को भी मिला है, लेकिन इसको किस क्षेत्र में मिला है, समाज सेवा के क्षेत्र में मिला है। इसी साल इनको भी मिला है, लेकिन हमारे पास प्रश्न ये नहीं कि किन किन लोगों को मिला है, हमारे पास प्रश्न ये है कि किसे साहित्य के क्षेत्र में मिला है। तो तब आपका सी आंसर होता है ना, तब सी आंसर सही है। अगर केवल ये होता है कि किनको मिला है, तो तब तो भाई राधा बहन भट्ट भी है, ह्यूग कोलिन, 3 लोगों को मिला है। वहीं यशवंत सिंह कटोच की बात करें तो यशवंत सिंह कटोच को पिछले साल 2024 में ही, अब तो खैर पिछले से पिछला साल हो गया ना, है ना, 2024 में इनको मिला था, और इतिहास के क्षेत्र या साहित्य के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से देहरादून में स्थित संस्थान है, क्या भारतीय खान ब्यूरो है, तो भाई बिल्कुल है। क्या भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है, IIP, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, है ना, ये भी है भाई। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड, है ना, ये तो यहीं बगल पे है, नहीं है, और ये भी तो यहीं बगल पे है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। जैसे आप फ्लाईओवर, मौखमपुर फ्लाईओवर से थोड़ा आगे जाते हैं ना, तो वहां पे जो इस तरफ दिखता है राइट की, KBB है वहां पे, है ना। ठीक है, तो बस वो पूरा एरिया वही तो आता है। ठीक है, पेट्रोलियम। ठीक है, बाकी आपका क्या हो जाएगा, सभी सही हो जाएंगे, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। अंधड़ी अंधड़ी नहीं रे, है अंधड़ी क्या होता है, अंधड़ी नहीं हो, अंधड़ी, हाँ, अंधड़ी क्या होती है, हाँ हाँ, आंत है ना, हाँ, ध्यान रखना, आंतों को आम भाषा में या गढ़वाली या कुमाऊनी में क्या बोलते हैं, अंधड़ी भी कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, ये वैसे में आ सकता है भाई, चलो ठीक ही है जो भी है। अब देखो ये क्या है, अठोड़ी उत्सव है। अठोड़ी उत्सव को विश्व स्तर पे पहचान किसने दिलाई, ये प्रश्न इसीलिए डाला था मैंने क्योंकि मैंने पिछली बार भी बताया था ना जब एक्सप्लेन कर रहा था, तो फिर मैंने देखा भाई आप प्रश्न ठीक करते नहीं करते, कर रहा है आपने, ठीक नहीं करा है ना, हाँ नहीं करा है ना, ठीक, हाँ, चंदन सिंह राणा। ठीक है, तो यानी कि ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चंदन सिंह राणा ने अठोड़ी उत्सव को जो है क्या दिया, विश्व स्तर पे इसको पहचान दिलाई। ठीक है, इसी को बटर फेस्टिवल भी कहा जाता है, इसी को मक्खन की होली भी कहा जाता है। और ध्यान रखना कहां पे होता है, दयारा बुग्याल में, कहां पे होता है, दयारा बुग्याल में। और दयारा बुग्याल को विश्व स्तर पे पहचान किसने दिलाई,
तो ये दिलाई चंद्रप्रभा एतवाल। अगर दयारा बुग्याल आता है तो चंद्रप्रभा एतवाल, अगर बटर फेस्टिवल आता है तो चंदन सिंह राणा आ जाएगा, और अगर रामायण उत्सव आए तो हाँ कुशाल सिंह भंडारी। अगर रामायण उत्सव आ जाए तो ये कुशाल सिंह भंडारी हो जाएगा। पहला व्यक्ति था जिन्होंने रामायण को क्या किया था, लिपिबद्ध किया था, है ना, यानी किताब में लिखा था पहली बार। तो ए इज द इसका क्या है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पिंडर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ये भी गलत किया, नहीं किया है ना, तो पिंडारी हिमनद हो जाएगा, इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो जी अगला प्रश्न। बाकी देखो सतोपंथ हिमनद बताइए आपको कहां पर है। ठीक है, नामिक ग्लेशियर पिथौरागढ़ में, ठीक है, कफनी, हाँ ठीक है। अगला प्रश्न, भगीरथी खड़क हिमानी स्थित है, कहां है? तो ये आपका चमोली में हो जाएगा। कहां पे हो जाएगा? चमोली में हो जाएगा। गणनाथ की गुफा बताओ कहां पर है? क्या अल्मोड़ा में है? बिल्कुल है भाई, सही बात है। कफरकोट गुफा पिछली क्लास में है ना बताया था आपको, कफरकोट गुफा है ना। और कफरकोट गुफा किसके नजदीक है? पेटसाल। और कौन कौन सी गुफा बताई थी? महावतार बाबा की गुफा। इसके अलावा और कौन सी गुफा बताई थी? थोकली उडियार, भूल गए है ना, थोकली उडियार। उसके अलावा कौन सी गुफा बताई थी? पांडुखोली गुफा, जिसको तिरंबक गुफा भी कहा जाते हैं। सब भूल गए ना, भूलने के लिए तो है हम। गणनाथ, ठीक है, कफरकोट भी सही है। झिलमिल गुफा भी आपको कहां पे मिल जाएगा? पौड़ी गढ़वाल में मिल जाएगा। तो यानी कि डी इज द आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई। डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। काकभूसंडी ताल किस जनपद में है? तो भाई ये चमोली में है। ठीक है, हाँ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से किसकी संयुक्त धारा को तमसा के नाम से जाना जाता है? हाँ, रूपिन सुपिन। देखो एक नदी आपकी कहां से निकलती है? तो एक नदी निकलती है आपकी हिमाचल प्रदेश से, और एक निकलती है कहां से? स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से। कौन सी नदी निकलती है? सुपिन। तो स्वर्गारोहिणी से निकलती है सुपिन उत्तरकाशी में, वहीं हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार क्षेत्र से निकलती है रूपी नदी। जब ये दोनों नदियां आगे बढ़ती है तो एक स्थान आता कौन सा? नेटवार। नेटवार में ये दोनों नदियां मिलती हैं, तो आगे जाकर के इसको यहां से तमसा के नाम से पुकारा जाता है ना। फिर तमसा जब आगे बढ़ती है तो कुछ आगे के बाद इसको क्या बोलते हैं? फिर टोन्स बोलना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक, तो ये बात आप याद रखोगे, यानी कि ए और 4 क्या है आपका सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे हिमाचल प्रदेश से ही एक और नदी आती है जिसको पब्बर नदी कहा जाता है, पावर नदी भी कहा जाता है, और ये कहां पे मिल जाती है? त्यूणी में मिल जाती है। और फाइनली टोन्स नदी आपकी कालसी में किसके साथ मिल जाती है? यमुना के साथ मिल जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखो। अगला प्रश्न, भूदेव ऐप का संबंध किससे है? भूदेव ऐप का संबंध अर्थक्वेक, भूकंप से संबंधित है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो जब भी भूकंप आने वाला होगा तो ये ऐप जो है आपको क्या कर देगी? अलर्ट कर देगी, है ना। अब चाहे ये 10 मिनट पहले भी अलर्ट करेगी तो कम से कम, है ना, सुरक्षित स्थान पे तो जा पाएंगे। 5 मिनट भी बहुत होते हैं सुरक्षित स्थान पे जाने के, होते ही नहीं होते, है ना। ठीक है, चलो इसके अलावा देखो बाकी भूकंप से संबंधित एक हमारे राज्य में एक मूवी भी बनी है, चक्रचाल। और भूकंप से अवेयरनेस फैलाने के लिए एक मूवी है, डांडी काठियों की गोद में, है ना, ऐसी फिल्म पड़ी थी ना। हाँ ठीक है, चलो जी अगला प्रश्न आ जाओ। निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित है? राज्य में सर्वाधिक वर्षा क्या जुलाई अगस्त में होती है ना? होती है। ये तो जनरल अवेयरनेस वाला प्रश्न है ना। ठीक है, इसको जनरल नॉलेज नहीं बोलेंगे, इसको अवेयरनेस बोलेंगे, है ना। राज्य में सर्वाधिक गर्म माह क्या मई जून होता है? तो भाई ये बात भी बिल्कुल ठीक है। राज्य में सबसे ठंडा महीना जनवरी, बिल्कुल। आजकल ये हो रहा है ना कितना ठंडा, है ना, अजीब सी चुभन सी ठंड होने लगी ना आजकल जनवरी में। ठीक है, ठंड तो दिसंबर में भी हो रही थी पर आजकल चुभ सी रही है। तो यानी कि डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मैंने आपको कहा था, देखो वर्षा को हमारे राज्य में बसग्याल कहा जाता है या चौमासा कहा जाता है। ठीक है, और वहीं गर्मी को क्या बोलते हैं? रूड़ी या खरसाव, है ना, ऐसे बोलते हैं। और ठंड को क्या बोलते हैं? ह्यूंद, शीतकला। ठीक, ये ध्यान रखोगे। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक वन आवरण वाला जनपद कौन सा है? बताओ भाई, सबसे अधिक, हाँ बताओ कौन सा है? हाँ बताओ भाई, कौन सा होना चाहिए है?
हाँ ठीक है, सबसे ज्यादा ध्यान रखना हमारे राज्य में देखो सबसे अधिक प्रतिशत की दृष्टि से बोला, देखो है ना, अगर प्रतिशत की दृष्टि से नहीं बोलता तो बात अलग थी, लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से बोला है तो चंपावत इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चंपावत में लगभग 69% भाग पे क्या है, वन है। चंपावत के बाद अगला आता है आपका कौन सा, नैनीताल, और नैनीताल में लगभग 67% के अराउंड क्या है, नैनीताल है। मैं पॉइंट में नहीं लिख रहा हूं, इतना भी याद रख लोगे तो आपका काम चल जाएगा। नैनीताल के बाद तीसरे नंबर पे आता है आपका कौन सा, पौड़ी गढ़वाल, और पौड़ी गढ़वाल में लगभग कितना प्रतिशत है, 63%। और चौथे नंबर पे आता है टिहरी गढ़वाल, और टिहरी गढ़वाल कितने प्रतिशत पे, 31% पे। प्रतिशत के मामले में बात हो रही है, किस मामले में बात हो रही है, प्रतिशत के मामले में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रतिशत के मामले में सबसे कम वन कहां है, तो सबसे कम कहां है, तो सबसे कम में आ जाएगा भाई, तो यह है उधम सिंह नगर, ठीक है, उधम सिंह नगर है। और कितना प्रतिशत है, यह है 19%। पॉइंट में नहीं बता रहा हूं मैं, फिर भी ठीक है, ध्यान रखना, और आपको याद करने की जरूरत है भी नहीं, और कर भी नहीं पाओगे, है ना, ठीक है, करोगे भी तो भूल जाओगे, ठीक। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हरिद्वार, और हरिद्वार की बात करें तो भाई हरिद्वार है आपका कितना, 23%। उसके बाद आता है कौन, तो इसके बाद आता है पिथौरागढ़, और पिथौरागढ़ कितना है, 30%। और उसके बाद आता है चमोली, और चमोली कितने, 32%। ठीक है, तो कम से कम इतना याद रखोगे। अगर केवल आपसे नॉर्मल क्षेत्रफल पूछता है कितना स्क्वायर किलोमीटर में, तो तब सबसे बड़ा जनपद होगा आपका कौन सा, तो तब सबसे बड़ा नॉर्मल क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हो जाएगा आपका कौन सा, पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल के बाद कौन सा हो जाएगा, तो तब हो जाएगा आपका उत्तरकाशी, है ना। पौड़ी गढ़वाल के बाद कौन सा हो जाएगा, उत्तरकाशी हो जाएगा। उत्तरकाशी के बाद कौन सा था, है पौड़ी गढ़वाल, पिछले क्लास में करवाया, चेक करना है, पिछले क्लास में करवाया था। पौड़ी गढ़वाल सबसे ज्यादा है, आपने नहीं लिखा है, पौड़ी गढ़वाल। उसके बाद नैनीताल, तो देखो पौड़ी गढ़वाल है, उत्तरकाशी एक बार चेक कर लेना, है टिहरी, हाँ चलो, ये ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे भाई कौन कौन से हैं, चलो ठीक है, ठीक चलो, है तो ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे कौन कौन से हैं। चलो जी अगला प्रश्न आ जाओ, गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार हाँ कब दिया गया, तो 1986 में गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया। और आपको पता होना चाहिए भाई गौरा देवी किस आंदोलन से संबंधित है, चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन कब हुआ, हाँ तो चिपको आंदोलन हुआ 26 मार्च 1974 में, ठीक है, 26 मार्च 1974 ईस्वी को क्या होता है, चिपको आंदोलन होता है। अगला प्रश्न आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो देखो सबसे पहले नंदा अष्टमी के पर्व पर केले के तने को काटकर नंदा सुनंदा की मूर्तियां बनाई जाती है, तो बिल्कुल हमने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा है, सही बात है। मकर संक्रांति के अवसर पे आटे के घुघुतिया वो खिलौना बनाए जाते हैं, है ना, तो इसीलिए इसको कुमाऊं में घुघुतिया त्योहार भी कहते हैं, काले कौवे का त्योहार भी कहा जाता है, वहीं गढ़वाल में इसको खिचड़ी संक्रांति भी कहा जाता है ना, तो बी भी सही है। दीपावली पर गन्ने और नारियल से लक्ष्मी की पूजा की मूर्ति बनाई जाती है, सही है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न आओ, सरौ नृत्य के समान कुमाऊं क्षेत्र में कौन सा नृत्य है, तो सरौ नृत्य के समान कुमाऊं क्षेत्र में कौन सा है, छोलिया नृत्य हो जाएगा। देखो जो सरौ नृत्य है वो कैसे आपका युद्ध नृत्य शैली का है, और ऐसे ही नृत्य कुमाऊं में कौन सा है, छोलिया, ये भी युद्ध नृत्य शैली का है। और वही अगर आपकी बात करें तो एक और नृत्य होता है युद्ध शैली का, उसको क्या बोलते हैं, पौना नृत्य, जो कि भूटिया जनजाति में होता है ना। गढ़वाल की जो भूटिया जनजाति है उसमें क्या होता है, पौना नृत्य होता है। गढ़वाल वाले क्षेत्र की, हाँ भूटिया तो दोनों जगह रहते हैं, गढ़वाल में भी कुमाऊं में भी, तो ये गढ़वाल वाले जो भूटिया होते हैं उनमें ये वाली क्या होती है, नृत्य गीत होता है। अगला प्रश्न, अच्छा ये था, बाकी भगनौल बताओ, भगनौल, भगनौल आए ना, भगनौल क्या है, कुमाऊं का एक अनुभूति प्रधान गीत है, बाकी खेल नृत्य तो है ना, मनोरंजन, भांटा सांटा है ना। चलो जी, दिए गए कलाकारों में से जौनसारी गायक कौन कौन से, क्या नंदलाल भारती है, तो भाई बिल्कुल है। क्या जगतपाल वर्मा है, ये मानसी बता सकती ठीक ठाक है, जगतपाल वर्मा है, देखा हुआ आपने, सुना है, सुनते नहीं आप हैं,
जौनसारी गाने सुनते तो होंगे, मतलब एक जैसा ही कल्चर है आप लोगों का, है ना। फकीरा सिंह चौहान है पक्की बात, देखा है फकीरा सिंह चौहान को? हाँ है, ठीक है। तो डी आपका क्या हो जाएगा सही। नंदलाल भारती भी है, गराम नहीं, जगत राम, है ना, और फकीरा सिंह चौहान, तीनों के तीनों क्या आपके जौनसारी गायक हैं। इसके अलावा भाई कुछ और जौनसारी गायक लिखना, जैसे लिखो शांति वर्मा, क्या लिखोगे? शांति वर्मा, ये भी जौनसारी गायक, ठीक है। शांति वर्मा के अलावा सुमन वर्मा, जानते हैं आप इनको? हैं? जानते हैं नहीं जानते? ठीक है। और एक आपकी रेशमा शाह, रेशमा शाह तो आपने सुना ही होगा, ये नाम नहीं सुना है? रूहान भारद्वाज क्या है वो, रेशमा शाह, है ना। खूब सारे गानों का जो इन्होंने वो लेके आई थी ना, क्या बोलते हैं उसको, जो मिक्स करके लाती, क्या बोलते हैं उसको, हैं? क्या बोलते हैं? हाँ मैसअप, है ना। तो मैसअप लेके आए थे ना गढ़वाली गानों की, उसी से बहुत ज्यादा फेमस हुई थी वो, तो वही वही वाली रेशमा शाह, है ना। तो शांति वर्मा, सुमन वर्मा, रेशमा शाह, तो ये क्या है प्रमुख आपके क्या है जौनसारी गायक हैं, या उस क्षेत्र के गायक हैं। अगला प्रश्न आ जाओ। आभूषणों के संदर्भ में निम्न कथनों पे आपको क्या करना है? विचार करना है। तो जरा अच्छे से विचार करिए भाई, है करो। तगड़ी, कमर में पहने जाने वाला आभूषण है, इसे रामनवमी भी कहते हैं। ये क्या बात हुई है ना, गलत बात होगी भाई। यहां तक बात ठीक थी, आधी बात है ना, लेकिन आगे वाली बात गलत हो जाएगी, तो इसका मतलब भाई ये वाला ऑप्शन तो गलत है। अतरदान या इत्रदान जोहारी लोग द्वारा कमर में पहने जाने वाला चांदी का आभूषण है, बिल्कुल सही बात है। इत्रदान हमने पढ़ा था, उसमें कुछ चीज रखते भी हैं, है ना, कान साफ करने के लिए कनकुड़ी, है ना, हाँ सुअर के दांतों का ब्रश, सुअर के दांतों का नहीं, बालों का, है ना, बालों का ब्रश होता है जो आभूषण को साफ करने के लिए रखा जाता है, ठीक है। चलिए जी, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। जोहारी जनजाति के लोग आभूषण के लिए हथकान कहते हैं, बिल्कुल सही। जब जोहारी जनजाति के आभूषण लिखा है, पहली लाइन ये लिखा रखी ना, हाँ क्या कहते हैं आभूषण को? हथकान कहते हैं। तो एक गलत है, 2 और 3 सही है भाई, ए वाला सही हो जाएगा, ठीक। चलो जी अगला प्रश्न। दिल्ली के संगम सिनेमा हॉल में 29 सप्ताह तक चलने वाली सर्वाधिक सफल गढ़वाली फिल्म, तो भाई ये तो है ना घर जवें है। कौन सी है? घर जवें। 1986 ईस्वी में आई थी, 1986 में। और इसके जो निर्माता थे, निर्माता कौन थे? विशेश्वर दत्त, ठीक है। निर्माता कौन थे? विशेश्वर दत्त जी थे, विशेश्वर दत्त जी हो जाएंगे। तो विशेश्वर दत्त, और निर्देशक कौन थे? तरन तारण, तरन तारण इसके क्या थे? निर्देशक थे। इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो बाकी देखो, जगवाल की बात करें तो ये राज्य की पहली गढ़वाली फिल्म है, 1983 में बनी। किसके द्वारा बनाई गई थी? पारेश्वर गौड़ के द्वारा बनाई गई थी। चक्रचाल आपको पता है 1997 में आई, और ये भूकंप पे आधारित राज्य की क्या थी? पहली फिल्म थी। उत्तरकाशी में आया जो भूकंप है, उस भूकंप त्रासदी पर आधारित यह फिल्म थी, ठीक है। चलो, डांडी कांटे की गोद में, राज्य में भूकंप से संबंधित अवेयरनेस फैलाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा या ये फिल्म आती है, कौन सी? डांडी कांटियों की गोद में आती है, ठीक। अगला प्रश्न, बाकी फिल्में तो मैं कई बार करा चुका हूं। अगला प्रश्न देखो, बर्तनों से संबंधित गढ़वाली शब्दावली युग्मों में असंगत युग्म का चयन करें। सबसे पहले मटियानु, मटियालू, या मटियानो, या मठियाणु, है सुना है आपने? मठियाणु क्या होता है? हाँ, अनाज साफ करने की जो छन्नी होती है या छलनी होती है, एक बड़ी सी इतनी बड़ी छन्नी होती है ना, इतनी बड़ी, मोटे मोटे उसमें क्या होते हैं? छेद होते हैं। तो उसको ऐसे 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 करते हैं ना घर में, जैसे कुछ भी छानना हो, तो उसी को क्या बोलते हैं? मटियानु या मटियालू, है ना। आप लोग क्या बोलते हैं? आपके यही बोलते हैं ना, मटियालू बोलते हैं, ठीक है। उत्तरकाशी में भी यही बोलते हैं। अरे तो तब क्या ही अंतर है ना। हाँ कुछ, हाँ आपके यहाँ क्या बोलते? हमने तो छाना ही नहीं ना। हाँ तो और रो देहरादून में, है ना। कहाँ से मिलेगा छानने को, है ना, ये तो उधर ही मिलेगा, ठीक है। भड्डू, भड्डू, भड्डू है, हाँ भड्डू खाने वाला, फट उनको पता ना, भड्डू दाल बनाना, ठीक है। तो दाल तभी बनेगी जब छानेंगे पहले, है ना, वही तो छानना है, ठीक है। तो भड्डू देखो, भड्डू भी ठीक है। दाल बनाने के लिए कांसे का फुल्टी जैसा बर्तन, इतना सा होता है ना एक, है ना, गोल मटोल बढ़िया सा, है ना। बाटी, पहले भदाली भी है, भदाली, भदलू, कड़े,
है ना। तो ये क्या होता है, कढ़ाई होता है। ये कड़े नहीं था, ये कड़े था, कड़े, है ना। ठीक है। बाटी, बाटी उस पे कुंडी नहीं होते ना, ऐसे ऐसे बाटी बोलते हैं उसको। तो बिना कुंडी की जो कढ़ाई होती है उसको बाटी कहते हैं। जनरली छोटी छोटी होती हो, है ना, उसको बाटी कहते हैं। तो देखो सब तो सही है, तो बस भाई ई आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि आपकी ऑप्शन में ई है नहीं, पर आप एक एक्स्ट्रा ई बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? भादो की मंगरी, भादो की मंगरी, भादो की मंगरी बताओ भाई, क्या पौड़ी में है? बिल्कुल सही बात है भाई, पौड़ी में। दीवा का डांडा पौड़ी में है। मोरध्वज का किला कोटद्वार में है। तो सभी सही है भाई, क्या दिक्कत है ना। ऑल आर राइट्स। डांडा की बात आ रही है ना, पहाड़ पर्वत। अब मुझे बताओ पौड़ी गढ़वाल में कौन कौन से पर्वत है, जरा बताओ। ये कितनी बार मैं डिस्कस कर चुका हूं ना, पौड़ी गढ़वाल के पर्वत बताओ भाई। हाँ, पौड़ी गढ़वाल में कौन कौन से पर्वत है? पौड़ी की बात चल रही है, डांडा भी आ गया है, तो चलो बताओ पौड़ी में कौन कौन से पर्वत है। हाँ चलो, एक तो कालों का डांडा, चलो ठीक है ना, कालों का डांडा। लेंस डाउन वाले डांडे को क्या बोलते हैं? कालों का डांडा बोलते हैं। पुराना नाम लेंस डाउन का कालों का डांडा ही था। और कौन सा पर्वत? ये तो आसान हो गया ना, ये वाला तो, है ना, ये तो सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है। और कामदाह पर्वत, कैसे भूल जाते हैं आप लोग, कामदाह पर्वत। उसके अलावा अगर बात करें हेमकूट और मणिकूट पर्वत, हेमकूट व मणिकूट पर्वत, बताओ कौन सा जगह? कैसे भूल जाते? चौकी घाट, जिसको पहले क्या बोलते थे? कण्वाश्रम कहते थे। कंडोलिया पर्वत, कंडोलिया पर्वत। उसके अलावा छजोला धार, ठीक है। उसके अलावा उतुंग शिखर, कुछ ऐसी है, भूल गए ना सारे। सेम लग रही है। अच्छा, मेरी और अपनी राइटिंग सेम लग रही है? नहीं नहीं, मेरी तो अच्छी है। है ना। हाँ, ठीक, इसलिए तो साथ में बोल भी रहा हूं ना। ठीक है। हाँ, तो छजोला धार, तो ये पौड़ी गढ़वाल में स्थित प्रमुख क्या है आपके, क्या हो जाएंगे? पर्वत हो जाएंगे। ठीक है, तो इन पर्वतों के बारे में आप अच्छे से क्या रखोगे? याद रखोगे। अगर कुछ और पर्वत में आपसे पूछूं तो आप ये बताओ भाई, हिडम्बा पर्वत कहाँ है? चमोली में है? नैनीताल में है। हनी बनी पर्वत कहाँ पर है? शेर का डांडा, बेटुली धार, बेटुली धार, क्या बात, या तो बल पिथौरागढ़ में होगा या चंपावत में। कहाँ है बल? बागेश्वर में। तो यही कहीं तो होगा ही फिर, है ना। हाँ, कहाँ है? हाँ, पिथौरागढ़ में। ठीक है, कहाँ पर है? बेटुली धार कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। ठीक है, चलो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि स्लीपिंग लेडी पर्वत कहाँ है? चमोली में है। हाथी पर्वत कहाँ है? चमोली में है। कहाँ पर है हाथी पर्वत? चमोली में है। माउंट एबट कहाँ पर है? चंपावत में। ठीक है, तो ये कुछ पर्वत साथ में याद रखोगे। अगला प्रश्न आ जाओ भाई, प्रश्न संख्या 55। हिमालय के विशाल मिनोरम नहीं, मनोरम दृश्यों को प्रदान करने वाला प्रमुख स्थान जालना किस जिले में है? तो भाई ये जालना है कहाँ पर है? ये है आपका अल्मोड़ा में। कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। और ये पर्यटन के रूप में खूब क्या हो रहा है? प्रसिद्ध भी हो रहा है ना। ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से भारत का पहला कौन सा गांव है? पहला गांव कौन सा है? क्या रैनी गांव है? क्या माणा है? क्या मलारी है? क्या इनमें से कोई नहीं है? तो कौन सा है भाई? माणा गांव भारत का अंतिम गांव है। ठीक है, इसके बाद कोई गांव नहीं है, फिर आपका चाइना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो भारत इधर से ही शुरू होता है। भारत दिल्ली से नहीं हो रहा शुरू। भारत कहां से शुरू हो रहा? सही मायने में देखे, भारत दिल्ली से शुरू नहीं हो रहा, भारत माणा से शुरू हो रहा है। मतलब माणा से ही नहीं हो रहा है, एक केवल एकमात्र माणा से ही नहीं हो रहा, मतलब जहां जहां बाउंड्री वाला इलाका है वहां वहां से तो भारत शुरू हो रहा है ना, यहीं से तो हो रहा है। तो माणा भी क्या है? बाउंड्री वाले स्थान पे, तो इसलिए बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, बात सोच की है ना, पहले इसको लास्ट गांव बोलते थे, अंतिम गांव। सोच, सोच देखो, सोच, नजरिया कितना परिवर्तित होता है ना, बस बात से ही नजरिया कितना चेंज हो जाता है। सरकार ने कैसा नजरिया पेश करा, सोचो। पहले बोले अंतिम गांव ना, भाई तो दूर दरार ना,
अब बोला भाई पहला गांव है, दूर का नहीं। हमने देखो अपना माइंडसेट भी बदल दिया, हाँ भाई पहला गांव है, नहीं है। चलिए जी, अगला प्रश्न, अलकनंदा व मंदाकिनी नदी नदी का संगम कहाँ है? ये रुद्रप्रयाग में है ना, ठीक है। चलो, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है रुद्रप्रयाग में है। अब ये बताओ रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम? पुनाड़ और रुद्रावर्त, ठीक है, ये भी याद रखोगे। ठीक, चलो, निम्न में से किस वर्ष मेहरोड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना की गई? अभी थोड़ी देर पहले बताया 1974, ठीक है, बागेश्वर में हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1815 ईस्वी में से 1859 तक किस पवार शासक का कार्यकाल रहा? सुदर्शन शाह। अगर एक बार के लिए अगर भूल गए हैं तो फिर से मैं इनका वो एक बार रिवाइज करवा लेता हूँ, है ना, ठीक है। हाँ नरेंद्र शाह 1859 से नहीं, अरे 59 से नहीं, 15 से 59 तक हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा दूसरे नंबर पे कौन बने भाई? कौन बने थे दूसरे नंबर पे? हैं, भवानी शाह बने थे, बिल्कुल, ठीक है। कौन बने थे? भवानी शाह। और भवानी शाह बने 1859 से 71, है ना, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद कौन बने? प्रताप शाह बने। और प्रताप शाह कब से कब तक बने? हाँ, ये भी भूल गए आप लोग, हैं 1871 से और कहां तक? हाँ 1886 तक, है ना, 1886 तक बने, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना। चलो जी, इसके बाद कौन बना? है कीर्ति शाह बना, है ना। और कीर्ति शाह की बात देखो, कीर्ति शाह जब बना ना तब ये बहुत छोटा था, ठीक है। अब एकदम छोटा है तो भाई छोटे को एकदम से अच्छा थोड़ा ना लगेगा, 7 साल के बच्चे को तुम आप राजा बना रहे, अच्छा थोड़ी लगेगा? लगेगा अच्छा? आप ही लोग बताओ, अच्छा लगेगा? है लगेगा? अच्छा नहीं लग सकता भाई। कैसा लगेगा? वहां राजा वहां गोद में खेल रहा है ना, कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर कीर्ति शाह को एकदम से राजा नहीं बनाया गया, एक संरक्षण समिति बनाई गई, है ना। और इनकी माता कौन थी? हाँ ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे, इनकी माता कौन थी कीर्ति शाह की, है ना, जो जिन्होंने उस टाइम पे कुछ टाइम के लिए शासन भी किया था। हाँ गुलेरिया, ठीक है। अरे बताना नहीं था ना, कमेंट करना था इन लोगों ने। कीर्ति शाह जो है 1886 से लेकर के और 1913 ईस्वी तक कीर्ति शाह बने, है ना। अब जब कीर्ति शाह मरे, है ना भाई, जब कीर्ति शाह की मृत्यु हुई तो उसके बाद क्या हुआ? हाँ कीर्ति शाह भी क्या था? बहुत छोटा था, बहुत छोटा। कीर्ति शाह नहीं रे, और नरेंद्र शाह भी क्या था? बहुत ज्यादा छोटा था। हाँ तोड़ दो, अब नया फोन लेना पड़ेगा अब, है ना, ठीक है। उसके बाद आपका कौन है? नरेंद्र शाह बना। और नरेंद्र शाह जो है 13 से लेकर के 1946 ईस्वी तक। और लास्ट कौन बना? लास्ट बना मानवेंद्र शाह। कौन सा बना? मानवेंद्र शाह बन गया। लास्ट कौन से बने? मानवेंद्र शाह। और ये 1946 से लेकर के और 1949 ईस्वी तक बना, ठीक है। उसके बाद कहानी खत्म, बताना तो नहीं ना? हाँ नहीं बताता है ना, ठीक है। चलो टाइम भी हो ही रहा है। और अगला प्रश्न है, हिंदी फारसी एवं संस्कृत के अच्छे विद्वान मोलाराम जी का निधन कब हुआ? तो कब हुआ इनका निधन? तो 1833 ईस्वी में इनका क्या होता है? निधन होता है, ठीक है। तो ये था आज की कहानी का सार या आज के पेपर का सार। और बार बार देखो चीजों को रिवाइज करते रहो, प्रैक्टिस पेपर को अच्छे से लगा रहो, है ना, और रिवीजन करते रहोगे तो भाई तभी एडवांटेज मिलेगा, फायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।